हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास सेवेंथ की पॉलिटिक एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर एक हम लोग पढ़ेंगे। और इससे पहले क्लास सिक्स की हिस्ट्री हो चुकी है, पॉलिटी भी हो चुकी है और ज्योग्राफी की भी हो चुकी है। क्लास सिक्स की और सेवन्थ की हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग क्लास सेवन्थ की पॉलिटी कंप्लीट करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर का जो नाम है, चैप्टर का नाम है हमारा समानता। ठीक, समानता चैप्टर का नाम है, अध्याय 1 है। और यहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। और ये जो चैप्टर है आपको बहुत ही अच्छे से और ध्यान से समझना है, और जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट लगे, आपको नोट करने वाली चीज़ लगे, वो आपको नोट कर लेना है, जिससे कि आप उसको रिवीजन करके आपके एग्जाम में वहाँ से जो क्वेश्चन बने तो उन क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकें। ठीक, तो हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते हैं। यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है जिसमें कुछ कैरेक्टर हैं। यहाँ पे छोटे लाल एक किसान है, एक ये शिक्षिका हैं, ये एक व्यापारी हैं, ये गिरीश राव एक छात्र हैं, ये घरेलू कामगार हैं, और ये भी एक घरेलू कामगार है। ठीक, तो ये बेसिकली एक स्टोरी बनाई गई है समानता के ऊपर कि चुनाव का दिन है, और चुनाव के दिन में सभी, कोई भी बड़ा छोटा आदमी, कोई भी पैसे वाला, कोई भी गरीब आदमी, सब एक साथ एक लाइन में लगे हुए हैं। इसमें किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव पूर्ण व्यवहार नहीं किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग अगर पढ़ें, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कक्षा 6 की पुस्तक में हमने लोकतंत्री सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में पढ़ा था, जैसे लोगों की भागीदारी, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, समानता और न्याय। समानता लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है और इसकी कार्य प्रणाली के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। इस अध्याय में आप समानता के बारे में और अधिक जानेंगे। यह क्या है, लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक क्यों है, और भारत में सब समान है या नहीं। हम कांता की कहानी से चर्चा आरंभ करते हैं। तो ठीक, तो यहाँ कांता की कहानी दी गई जो मैंने अभी आपको बताया। सभी जो लोग हैं वो सब एक लाइन में वोट देने के लिए खड़े हुए हैं, चाहे कोई भी हो, सब लाइन से खड़े हुए हैं। किसी के साथ भी असमानता का व्यवहार नहीं किया जा रहा है कि कोई अगर पैसे वाला है तो वो पहले जाके वोट दे आएगा या पहले लाइन में सबसे आगे खड़ा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ आप देख सकते हैं उद्योगपति भी जो है सबसे पीछे खड़ा हुआ है, एक कारीगर है वो सबसे आगे लाइन में खड़ा हुआ है। ठीक, तो यही जो है समानता है। ठीक, तो ये स्टोरी पढ़ने की हम लोग जरूरत नहीं है, हम लोग सीधे अपने मेन जो चीज है उस पे आते हैं। मताधिकार की समानता। कहानी का प्रारंभ कांता के वोट देने की लाइन में खड़े होने से होता है। पुनः उन विभिन्न लोगों की ओर देखो जो उसके साथ लाइन में खड़े हैं। हम लोग देख चुके हैं अभी। कांता अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है और अपने पड़ोसी छोटे लाल को भी। भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है। वयस्क मतलब जो 18 साल से ऊपर है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हो या अमीर। इसे, जैसा कि आप पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। ठीक, तो ये जो शब्द है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये आपको ध्यान रखना है। और यह सभी लोकतंत्रों का आवश्यक पहलू है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क स्त्री या पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों ना हो, एक वोट का हकदार है। कांता वोट देने के लिए बहुत उत्सुक है और यह देखकर बहुत खुश है कि वह अन्य सबके बराबर है, क्योंकि उन सबके पास भी एक ही वोट है। परंतु जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, कांता के मन में समानता के वास्तविक अर्थ के बारे में शंका होने लगती है। वह क्या बात है जिसने कांता के मन में शंका पैदा कर दी? आओ उसके जीवन की दिनचर्या देखें। वह एक झोपड़पट्टी में रहती है और उसके घर के पीछे एक नाला है। उसकी बेटी बीमार है, परंतु वह अपने काम से एक दिन की भी छुट्टी नहीं ले सकती, क्योंकि उसे अपने मालिक से बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे उधार लेने हैं। घरेलू काम की नौकरी उसे थका देती है और अंततः उसके दिन की समाप्ति फिर लंबी लाइन में खड़े होकर होती है। सरकारी अस्पताल के सामने लगी यह लाइन उस लाइन से भिन्न है जिसमें वह सुबह लगी थी, यानी कि वोट डालने वाली लाइन में, क्योंकि इस लाइन में खड़े अधिकांश लोग गरीब हैं। ठीक, तो यहाँ पे भी एक जो है कहानी दी गई है कि जो हॉस्पिटल की जो लाइन है वहाँ पे सब लोग किस तरीके से लगे हुए हैं। आगे हम लोग देखें, अन्य प्रकार की असमानताएं। कांता उन बहुत से लोगों में से एक है जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं और जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर हैं। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। इसका आशय हम निम्नलिखित दो कहानियों को पढ़कर समझेंगे। ये दोनों ही वास्तविक घटनाओं पर आधारित हैं और भारत में होने वाली विभिन्न प्रकार की असमानताओं पर प्रकाश डालती हैं। आगे हम लोग देखें, भारत में समानता प्रचलित असमानताओं में से
एक है जातिगत व्यवस्था। यदि आप ग्रामीण भारत में रहते हैं तो जातिगत पहचान का अनुभव शायद बहुत छोटी आयु में ही हो जाता होगा। यदि आप भारत के शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो शायद यह सोचेंगे कि लोग अब जात पात में विश्वास नहीं करते, परंतु जरा एक प्रमुख समाचार पत्र के वैवाहिक वैवाहिक विज्ञापन के कॉलम को देखिए तो आप पाएंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीय के दिमाग में भी जाति कितनी महत्वपूर्ण है। ठीक, तो यानी कि जो चाहे शहरी लोग हों चाहे ग्रामीण लोग हों, सबके दिमाग में जाति एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एक ये कुर्मी क्षत्रिय का जो यहाँ पे एक न्यूज दी गई है, बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर प्राइवेट कॉलेज, ये सब ब्राह्मण, जिजोदिया बुंदेलखंडी ब्राह्मण, ध्रुव कौशल गोत्र। ठीक, तो इस प्रकार से जो वैवाहिक जो समाचार में जो वो निकलते हैं, एड टाइप के निकलते हैं, प्रचार निकलता है उसमें जो शादी के लिए, वो भी एक जातिगत हो गया है। मैकेनिकल इंजीनियर सुजलान पुणे हेतु सेवारत। ठीक, कौन है? तो तोमर राजपूत। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पे भी दिया गया है। ये सब क्या है? वैवाहिक विज्ञापन जो कि समाचार निकलता है तो उसमें जाति को बहुत ही महत्वता प्राप्त है। आगे देखें। आइए अब एक कहानी स्कूल जाने वाले एक दलित बच्चे के अनुभवों के बारे में पढ़ें। दलितों के बारे में आप पहले ही पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हैं। दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ या टूटा हुआ, और इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित यह संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ बहुत भेदभाव होता था और आज भी हो रहा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि 1950 से 2013 तक जो कि रहे हैं, एक प्रसिद्ध दलित लेखक हैं। अपनी आत्मकथा जूठन में वे लिखते हैं। ठीक, तो ये भी आपको ध्यान रखना नाम। ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक आत्मकथा है जूठन। उन्होंने क्या लिखा है? स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, वह भी जमीन पर। अपने बैठने की जगह तक आते आते चटाई छोटी पड़ जाती थी। कभी कभी तो एकदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था, जहाँ से बोर्ड पर लिखे अक्षर धुंधले दिखते थे। मतलब इतना पीछे, जाति के कारण, छोटी जाति का होने के कारण, दलित होने के कारण इतना पीछे बिठा देते थे जिससे कि बोर्ड भी ठीक से दिखाई नहीं देता था जिसमें लिखा जाता है। कभी कभी बिना कारण पिटाई भी कर देते थे। टीचर जो है बिना कारण पिटाई कर देते थे। जब वे कक्षा 4 में थे, प्रधानाध्यापक ने ओम प्रकाश से स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा। वे लिखते हैं, लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, जिसे साफ करने से मेरी कमर दर्द करने लगी थी। ठीक, तो इस प्रकार की जो चीजें हैं दलित बच्चों के साथ वो होती थी, और अभी भी आपको कहीं ना कहीं ये घटनाएं देखने को, सुनने को, समाचार के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने को मिल जाता होगा। धूल से चेहरा सिर हट गया था। जो जो इतना बड़ा मैदान सफाई करने में धूल से चेहरा उसे हट गया था, मुंह के भीतर धूल घुस गई थी। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह मुझ पर टिकी थी। पानी पीने तक की इजाजत नहीं थी। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। स्कूल के कमरों की खिड़की दरवाजों से मास्टरों और लड़कों की आंखें छिपकर तमाशा देख रही थी। ओम प्रकाश से अगले 2 दिनों तक स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगवाई जाती रही, और यह क्रम तभी रुका जब उधर से गुजरते हुए उसके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा। उन्होंने शिक्षकों का साहस पूर्वक सामना किया और ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर जाते हुए ऊंचे स्वर में सबको सुनाते हुए कहा, मास्टर, मास्टर हो इसलिए जा रहा हूँ, पर इतना याद रखिए मास्टर, यो यो यहीं पढ़ेगा, इसी मदरसे में, और यो ही नहीं, इसके बाद और भी आवेंगे पढ़ने को। मतलब कि एक जो है एक ललकार की तरह उसके पिता ने मास्टर को कहा कि ये भी पढ़ेगा और इसके आने वाले लोग भी पढ़ेंगे, और इसी जाति के जो लोग हैं वो और भी पढ़ेंगे। तो ये जो हम लोग अगर देखें तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की ये आत्मकथा है जूठन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको अगर मौका लगे तो इसको इस बुक को जो है आप पढ़िएगा जरूर। ठीक, ओम प्रकाश वाल्मीकि की किताब जूठन का मुख्य प्रश्न, जिसमें उन्होंने एक दलित बालक के रूप में बड़े होने के अनुभवों को प्रस्तुत किया। तो ये बुक बहुत ही अच्छी है, इसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं अलग से इसको मंगवा के। आगे हम लोग देखें। दूसरी कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जो भारत के एक बड़े शहर में घटी और देश के अधिकांश भागों में ऐसा होना एक सामान्य बात है। यह कहानी श्री और श्रीमती अंसारी की है, जो शहर में किराए पर एक मकान लेना चाहते थे। वे पैसे वाले थे, इसलिए किराए की कोई समस्या नहीं थी। वे मकान ढूंढने में मदद लेने एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। डीलर ने उन्हें बताया कि वह कई खाली मकानों के बारे में जानता है जो किराए पर मिल सकते हैं। वे पहला मकान देखने गए। अंसारी दंपति को मकान बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मकान लेने का निर्णय कर लिया। फिर जब मकान मालकिन ने उनके नाम सुने तो वे बहाने बनाने लगे कि वो मांसाहारी लोगों को मकान नहीं दे सकती, क्योंकि उस बिल्डिंग में कोई भी मांसाहारी व्यक्ति निवास नहीं करता। प्रॉपर्टी डीलर और अंसारी दंपति दोनों ही यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि पड़ोस से मछली पकाने की गंध आ रही थी। उनके सामने
उन दूसरे और तीसरे मकानों में भी जो उन्हें पसंद आए थे। यही बहाना दोहराया गया। अंत में प्रॉपर्टी डीलर ने सुझाव दिया कि क्या वे अपना नाम बदलकर श्री और श्रीमती कुमार रखना चाहेंगे। अंसारी दंपति ऐसा करने के इच्छुक नहीं थे, इसलिए उन्होंने कुछ और मकान देखने का निश्चय किया। अंत में लगभग 1 महीने ढूंढने के बाद उन्हें एक मकान मालकिन मिली जो उन्हें किराए पर मकान देने को तैयार थी। आपके विचार से अंसारी दंपति के साथ असमानतक व्यवहार क्यों किया जा रहा था? यदि आप अंसारी दंपति की जगह होते और आपको रहने के इस कारण की जगह ना मिलती, क्योंकि कुछ पड़ोसी आपके धर्म के कारण आपके पास नहीं रहना चाहते, तो आप क्या करते? ठीक, तो ये जो जातिगत भेदभाव है, ये बहुत ही समय से चला आ रहा है और आज भी हम लोग को देखने को मिलता है। जिस प्रकार से किराए पर कोई चीज ना देना, किराए पर घर मकान न देना, ठीक, एक धर्म हो या जाति के कारण। आपके विचार से ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ उसके शिक्षक और सहपाठियों ने असमानतक व्यवहार क्यों किया था? अपने आप को ओम प्रकाश वाल्मीकि की जगह रखते हुए 4 पंक्तियां लिखिए। उक्त स्थिति आप कैसा अनुभव करते हैं, वो आप बताइए। ठीक, तो ये जो दलित और या पिछड़ी जाति वाली जो सोच है लोगों के अंदर, वो तभी महसूस की जा सकती है जब खुद को उसकी जगह रखेंगे और देखेंगे कैसा खुद को महसूस होता है। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं जो कि सही नहीं है हमारे समाज में। आगे देखें, मानवीय गरिमा का मूल्य। अब तक आप समझ गए होंगे कि प्रायः कुछ लोगों के साथ असमानतक व्यवहार बस इस कारण होता है कि उनका जन्म किस जाति, लिंग या धर्म में हुआ और वे उच्च वर्ग के हैं या मध्यम या निम्न वर्ग के। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के साथ असमानतक व्यवहार जातिगत और धर्मगत कारणों से हुआ। जब लोगों के साथ असमानतक व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि तथा अंसारी दंपति के साथ किए गए व्यवहार के कारण उनकी गरिमा को ठेस पहुंची। ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनकी जाति कार्य स्कूल में झाड़ू लगवाकर शिक्षकों और छात्रों ने उनके सम्मान को बुरी तरह आहत किया और उन्हें यह महसूस कराया कि वे विद्यालय के अन्य छात्रों के समान नहीं, उनसे कमतर हैं। बच्चा होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं इस बारे में अधिक कुछ नहीं कर सके, किंतु जब उनके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा तो उन्हें इस असमान व्यवहार पर क्रोध आया और उन्होंने शिक्षकों के समक्ष विरोध प्रकट किया। जब लोगों ने अंसारी दंपति को अपना मकान किराए पर देने से इनकार किया, तब उनके सम्मान को भी चोट पहुंची। फिर जब प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें नाम बदलने का सुझाव दिया, तब उनके आत्मसम्मान ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और उन्होंने उस सुझाव को ठुकरा दिया। ओम प्रकाश और अंसारी दंपति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। वे उसी सम्मान और उसी गरिमा के हकदार थे जो अन्य किसी व्यक्ति को मिलती है। ठीक, यहाँ अगर हम लोग देखें, यदि आप अंसारी परिवार के एक सदस्य होते तो प्रॉपर्टी डीलर के नाम बदलने सुझाव का उत्तर किस प्रकार देते? ये आपको एक विचार करना है, सोचना है, जिस प्रकार से आपको थोड़ा सा वो उसमें पता चलेगा कि किस तरीके के जो फीलिंग होती है जो उनकी, या जिस प्रकार से कोई उनको नीचा दिखाता है दूसरे को, तो वो फीलिंग कैसी होती है वो आपको इसके माध्यम से पता चलेगी। क्या आपको अपने जीवन की कोई ऐसी घटना याद है जब आपकी गरिमा को चोट पहुंची हो, आपको उस समय कैसा महसूस हुआ हो? ठीक, आगे देखें, भारतीय लोकतंत्र में समानता। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे वे पुरुष हों या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हों, वे सब समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई। यह खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। यहाँ अगर हम लोग आगे देखें, यहाँ पे एक 1975 बनी दीवार फिल्म में जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का फेंक कर दिए गए पैसे को उठाने से इनकार कर देता है। वह मानता है कि उसके काम की भी गरिमा है और उसे उसका भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए। ये फिल्म दीवार का एक चित्र है जिसमें समानता और असमानता को बहुत ही अच्छे से यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। आगे हम लोग देखें, ये जो चित्र बना हुआ है संसद का, संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है और हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से उसमें प्रतिनिधित्व पाते हैं। तो ये जो है ये पुरानी संसद है और अब तो नई संसद बन गई है। आगे हम लोग पढ़ें, जहाँ पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, अब अनेक कानून लोगों के सम्मान तथा उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। प्रथम, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। इसका तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसे घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला तक सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है जिनमें खेल के मैदान, होटल, दुकानें, बाजार आदि सम्मिलित हैं। सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों और नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। और चौथा है, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत। ठीक, यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, सतत विकास लक्ष्य 2 यानी कि जो SDG है हमारा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है,
तो उसमें लक्ष्य 2 है हमारा भुखमरी समाप्त करना। टोटल 17 जो है लक्ष्य हैं, उसमें से दूसरा जो गोल है वो है हमारा भुखमरी समाप्त करना। आगे हम लोग देखें, शासन ने संविधान द्वारा मान किए गए समानता के अधिकार को 2 तरह से लागू किया है। पहला कानून के द्वारा और दूसरा सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की हैं। ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले, अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हो। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए। ठीक, कौन सा? मध्याह्न भोजन की व्यवस्था कहाँ पे शुरू की गई थी? सर्वप्रथम शुरू करी गई थी तमिलनाडु में। उसके बाद 2001 में सभी राज्य सरकारों को जो है ये चलाने का, ये जो योजना चलाने के आदेश दे दिए गए। इस कार्यक्रम के काफी सकारात्मक प्रभाव हुए। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल लौटते ही नहीं थे, परंतु अब जब से स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलने लगा है, उनकी उपस्थिति में सुधार आया है। वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता है। इस कार्यक्रम ने जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली है, क्योंकि स्कूल में सभी जातियों के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा गया है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी सहायता की है, जो प्रायः खाली पेट स्कूल आते हैं और इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। यहाँ अगर हम लोग देखें तो ये उत्तराखंड की एक शासकीय शाला में बच्चों को उनका मध्याह्न भोजन परोसा जा रहा है। ये है चित्र। ठीक, यहाँ पे जो टीचर हैं ये भोजन परोस रहे हैं। ये प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे खाना खा रहे हैं और साथ में पढ़ाई भी करेंगे। यहाँ पे है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम क्या है। क्या आप इस कार्यक्रम के 3 लाभ बता सकते हैं? आपके विचार से यह कार्यक्रम किस प्रकार समानता की भावना बढ़ा सकता है? ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे समझ ली हैं। अपने क्षेत्र में लागू की गई किसी एक सरकारी योजना के बारे में पता लगाइए। इस योजना में क्या किया जाता है, यह किसके लाभ के लिए बनाई गई। तो ऐसी कोई योजना आपको बतानी जिससे क्या लाभ है और किस लिए बनाई गई, ये सब आपको देखना है। कोई भी आप योजना देख सकते हैं, उसको तैयार कर सकते हैं। यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों का स्कूलों में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी है, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं, उन स्कूलों से बहुत अलग हैं जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। आज भी देश में कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। इन बच्चों को ऐसी असमान स्थितियों में ढकेला जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। यहाँ अगर हम लोग देखें तो ये जो B.R. अम्बेडकर की फोटो है, ये बताने की जरूरत नहीं किसी को। ठीक, अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है, इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य नाशवान है, हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं। तो ये जो पंक्तियां हैं ये B.R. अम्बेडकर की हैं, जिन्होंने इस प्रकार के जातिगत भेदभाव को बहुत ही लंबे समय तक सहा है और वहां से निकल के संविधान का जो हमारा जो संविधान है उसका निर्माण किया है, ये हम सभी अच्छे से जानते हैं। आगे हम लोग पढ़ें। इसका मुख्य कारण यह है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगे कि कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। प्रजातंत्री समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है, जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है।
इस पुस्तक में आप इसके बारे में और अधिक पढ़ेंगे। ठीक। अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे। शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहां असमानता का अस्तित्व है और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है। सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतंत्री देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था, या जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था। ठीक। तो अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से व्यवहार होते थे, जैसे रंग भेद होता था, काले गोरे का भेद होता था वहाँ पे। आगे हम लोग यहाँ देखें तो रोजा पार्क्स 1913 से 2005 तक जो की रही हैं, एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने की ही सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधाएं हैं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं या उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां की सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा है। तो यहाँ पे चित्र दिया गया है रोजा पार्क्स का, एक अफ्रीकी अमेरिकन जो औरत हैं जिनकी एक विद्रोही प्रतिक्रिया ने अमेरिकी इतिहास की दिशा बदल दी थी। तो ये जो हम लोग अगर देखें तो भारत के संविधान के जो आर्टिकल 15 है, ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो ये आपको याद कर लेना है और चाहे तो इसको आप नोट करके भी रख सकते हैं। ठीक, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। तो आर्टिकल 15 कहता है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का यानी कि जो भेदभाव होता है उसका प्रतिषेध करता है। नंबर 1 है इसमें, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक। दूसरा इसमें पॉइंट है, कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः या भागतः राजनीति से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। यानी कि सभी को समान भाव से देखना है, किसी के साथ भी धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। ठीक, जो चीजें सभी के लिए हैं, सार्वजनिक है, वो सबके लिए ही होनी चाहिए। जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक। आगे हम लोग देखें लोकतंत्र की चुनौती। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्री नहीं कहा जा सकता। हमेशा से ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। इन पाठों को पढ़ते हुए विचार कीजिए कि क्या सब व्यक्तियों की समानता और उनके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना को लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। ठीक। तो ये जो चैप्टर है, पहला चैप्टर है हमारा क्लास 7 की पॉलिटी का, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको आप लोग करके देख सकते हैं। ठीक। आर्टिकल 15 के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है और जो कहानी है वो सब हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक। तो ये जो यहाँ पे शब्द संकलन है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शब्द संकलन, इसको भी आप नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यह लोकतंत्री समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अर्थ है कि सभी वयस्क 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि में कुछ भी हो। ठीक। तो ये आपको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब आपको समझ में आ गया बहुत ही अच्छे से। अब हम लोग देखते हैं गरिमा। इसका तात्पर्य है अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों को सम्मान योग्य समझने से है, मतलब कि अपने आप को भी एक सम्मान देना है तो दूसरे व्यक्ति को भी सम्मान देना है, एक गरिमा देनी है। तो ये हो गया हमारा गरिमा का मतलब। दूसरा है संविधान। यह वह दस्तावेज है जिसमें देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया गया। ठीक। तो ये जो
संविधान की परिभाषा है, बहुत ही अच्छी परिभाषा है, इसको आप नोट करके लिख सकते हैं, या कोई भी अगर पूछे तो आपको ये बताने के लिए बहुत ही अच्छी परिभाषा यहाँ पे दी गई है। तो आप इस तरीके से संविधान की परिभाषा बता सकते हैं किसी को भी, और कहीं अगर लिखने का मौका आता है तो लिख भी सकते हैं, तो इसको आप लोग नोट कर लें। आगे देखें, नागरिक अधिकार आंदोलन। एक आंदोलन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 दशक के अंत में प्रारंभ हुआ, और जिसमें अफ्रीकी अमेरिकन लोगों ने नस्लगत भेदभाव को समाप्त करने और समान अधिकारों की मांग की थी। तो ये है नागरिक अधिकार आंदोलन। तो ये जो तीनों चीजें हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप नोट करके लिख सकते हैं। तो ये जो चैप्टर है हमारा होता है कंप्लीट, और अब अगला वीडियो हम लोग अगला चैप्टर कंप्लीट करेंगे, इसका दूसरा चैप्टर। ठीक, तो अगर इस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करो, अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ और अपने सहपाठियों के साथ इसको साझा करें, जिससे कि उनके अंदर भी जो यहाँ पे बातें करी गई हैं वो समझ डेवलप हो सके और वो भी इससे कुछ सीख सकें। ठीक, तो अगर आप चाहें तो इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, आगे अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।